ब्लू कलर का ये कुर्ता उसकी गोरी बेदाग रंगत पर निहायत ही खूबसूरत लग रहा था। ऊपर से उसके हसीन चेहरे पर मौजूद दो नीली सहरंगेज आंखें जो उस वक्त उसके पहने कुर्ते से मैच कर रही थी, आज वो ज़रूरत से ज़्यादा ही हसीन और दिल फरेब लग रहा था। उसने ये ख़ास एहतमाम अपने निकाह की तकरीब के लिए किया था। उसके चेहरे से फूटती रोशनी और चमक उसकी अंदरूनी कैफियत का पता दे रही थी। नक्शा सा तैयार वो सीधा मर्दान खाने में चला आया था, जहाँ ज़रियाब खान उसकी तैयारी देखकर चौंक उठे थे और उनके चेहरे की लाली में मज़ीद इजाफा हुआ। चेहरे पर करख्तगी छा गई थी। हैशम खान जो बगौर उनके चेहरे के तासुरात देख रहा था, उनके चेहरे के ये बिगड़ते तासुरात देखकर महसूस हुआ, ज़रियाब खान, निकाह कुछ ही देर में हो जाएगा। अगर आपकी शान में फ़र्क ना आए तो आप हमारे हॉल में तशरीफ़ ले आएं। मेहमान आ चुके हैं। अपनी भतीजी को कबूल करना अगरचे तुम्हारी शान के खिलाफ है, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अपने हाथों से उसे हमारी ज़ौजियत में दो। हम तुम्हारी अना को नहीं तोड़ना चाहते, लेकिन कम अज़ कम अपनी इतने अरसे में बनाई गई इज्जत का ही कुछ ख्याल कर लो। हैशम खान ने बज़ाहिर नॉर्मल लहजे में कहा था, मगर उसके अल्फाज की सख्ती ज़रियाब खान को मज़ीद गुस्सा दिला गई। ज़रियाब खान मुठ्ठियाँ भींचे बगैर कुछ कहे अपनी जगह से उठ खड़े हुए और एक कुसीली नज़र हैशम खान पर डालने के बाद मगरूर अंदाज में गर्दन अकड़ाते लंबे लंबे डग भरते मर्दान खाने से हॉल की जानिब बढ़े। हैशम खान भी शाने बेनियाजी से चलता कमरे से बाहर निकला, शाही हॉल की तरफ बढ़ा था वो। पूरे हॉल को आज गुलाब के ताज़ा फूलों और बरकी कुमकुमों से सजाया गया। हैशम शहाना अंदाज में अपनी मगरूर चाल चलता। जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ, लोगों की नज़रों में वाज़ेह सताइश उभरने लगी थी। वहाँ मौजूद हर एक फर्द की आंख में उसके लिए हसरत ही हसरत थी। दौलत अगर हैशम खान के घर की बांदी थी तो वो हुस्न का शहजादा खूबसूरती की दौलत में भी बेतहाशा माला माल था। अब भी सब लोगों की नज़रें हैशम पर ही टिकी थी, जबकि वो सबकी नज़रों से बेनियाज मगरूराना चाल चलते स्टेज की जानिब बढ़ा, जहाँ निकाह खान के साथ हाजिम ज़यान और उसके कुछ दोस्त भी खड़े थे। उसे स्टेज पर आता देख सब उसी की जानिब मुतवज्जो हुए। हाय भाई, कितने अच्छे लग रहे हैं ना आप। उसके भाइयों ने बेसाख्ता उसकी तैयारी को सराहते हुए कहा, थैंक यू हाजिम, पर मेरा ख्याल है आज भी हम वैसे ही हैं जैसे रोज़ होते हैं। हैशम के लहजे की बेनियाजी आज के दिन भी देखने से ताल्लुक़ रखती थी। जी भाई, इतना कहकर हाजिम नज़रें झुका गया। वो जानता था कि उसने मज़ीद कुछ कहा तो हैशम खान उसे सबके सामने बेदरेग लताड़ने से भी गुरेज नहीं करेगा। हाजिम की निस्बत ज़ायान ज़रा कम ही हैशम के रूप में आता था। तभी उसकी बात को नज़रअंदाज करते बेसाख्ता वो गोया हुआ, ओ हाजिम के बच्चे, अगर भाई इतने अच्छे लग रहे हैं तो भाभी कौन सा कम है, वो भी खूबसूरती में अपनी मिसाल आप हैं। ज़ायान ने बोलते हुए बेसाख्ता भाई को दाद तलब नज़रों से देखा, मगर हैशम की गुस्सीली नज़रों को देखते उसने ज़बान दांतों तले दबाई थी। अभी हैशम खान गुस्से से उसको कुछ कहने ही लगा था कि रूही लाइट पिंक कलर की पाँव तक आती मैक्सी पर सिल्वर दुपट्टा लिए, नाजुक सी ज्वेलरी पहने, हल्का सा मेकअप किए हॉल में दाखिल होती दिखाई दी। उसके साथ दुल्हन के जोड़े में सजी धजी आयशा भी थी, जिसके नाजुक वजूद पर ब्लड रेड कलर का लहंगा भी जैसे अपनी किस्मत पर रश कर रहा था। रेड कलर में मलबूस वो मुकम्मल दुल्हन का रूप लिए किसी शहजादी से कम ना लग रही थी। रूही उसको थामे अब स्टेज तक चली आई थी। मेहमानों की नज़रें भी गोया आयशा पर जम सी गई थीं, सिवाय उसे एक शख्स के, और वो था ज़रियाब खान, जिनकी आंखों में उस मोम की गुड़िया जैसी लड़की के लिए नफरत साफ वाजे थी। जबकि स्टेज पर खड़ा हैशम तो आयशा को देखकर जैसे फ्रीज हो चुका था। वो उससे पहले भी दुल्हन के रूप में उसे देख चुका था, मगर इस वक्त वो पहले से भी बढ़कर हसीन लग रही थी, नज़र लग जाने की हद तक। तभी हैशम खान की नज़रें उससे हटने को इनकारी हो गई थी। दिल किसी तोड़ नहीं मान रहा था। वो सब कुछ भूले हुए बस आयशा पर नज़रें जमाए खड़ा था और दुआ कर रहा था कि काश ये लम्हे यहीं और वो उसको यूं ही देखता रहे। मगर अचानक रूही की आवाज़ सुनकर वो चौंका और होश की दुनिया में लौटा। भाई कहाँ गुम हो गए हैं? अब भाभी आपकी ही हैं, पूरी उम्र देखते रहिएगा। अभी भाभी का हाथ पकड़कर इन्हें स्टेज पर तो चढ़ाएं। रूही ने उसके आयशा को इस तरह देखने पर चोट की थी। तभी हैशम खान बहन के टोकने पर झींप गया और झुककर आयशा के बढ़े हुए हाथ को थामकर उसे ऊपर चढ़ने में मदद दी और उसके लिए अपने साथ पड़े सोफे पर
और उसे लिए अपने पास पड़े सोफे की जानिब बढ़ा। मौलवी साहब निकाह शुरू करवाएं। हैशम आयशा के पास वाले सोफे पर बैठते अपने मखसूस रोबदार लहजे में बोला। उसकी रोबदार आवाज़ सुनते ही मौलवी साहब ने फ़ौरन निकाह की कार्रवाई शुरू कर दी थी। हैशम खान वल्द इस्माइल खान हाजरीन मजलिस और गवाहों की मौजूदगी में 1 करोड़ हक महर फिलवक्त अदायगी आप आयशा गुल बिनते एतजाज़ खान को अपने निकाह में कबूल करते हैं? मौलवी साहब ने हैशम खान की तरफ देखते पूछा। जी, हमने कबूल किया। हैशम खान को लम्हा लगा था हामी भरने में। इसी तरह मौलवी साहब ने 3 मरतबा अपने अल्फाज को दोहराया और हैशम ने तीनों दफ़ा मखसूस जुमला दोहराया अपना। अब मौलवी साहब आयशा की जानिब मुतवज्जो हुए। आयशा बिनते एतजाज़ खान, आपको हाजरीन मजलिस 1 करोड़ हक महर फिल वक्त अदायगी हैशम खान वल्द इस्माइल खान के साथ ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब ने आयशा गुल की जानिब देखते हुए पूछा। आयशा को उस लम्हे शिद्दत से अपने वालिदैन की कमी महसूस हुई। उसने दिल ही दिल में अपने वालिदैन को मुखातिब किया। काश मामा बाबा आज आप जिंदा होते। आयशा की आंखों से आंसू लड़ियों की सूरत बहे थे और उसकी गोद में रखे हाथों पर गिरने लगे। उसके पास बैठे हैशम के हाथ भी आयशा के हाथों के पास ही थे। तभी आयशा के बेआवाज बहते आंसू उसके हाथों पर भी गिरे। हैशम को अपने हाथ पर नमी महसूस हुई थी। तभी उसने चौंक कर अपने हाथों की जानिब देखा। आयशा गुल, मौलवी साहब कुछ कह रहे हैं। वो समझ चुका था कि आयशा उस वक्त किस कैफियत से गुजर रही है। उसके ये आंसू उसके दिल की कैफियत के गवाह थे। तभी उसे मुसलसल खामोश पाकर हैशम ने उसके कान में सरगोशी की थी और अपने हाथ के पास मौजूद आयशा के हाथ को अपने हाथ में लेकर हल्का सा दबाव डाला था और दूसरा हाथ तसल्ली आमेज अंदाज में उसके हाथ की पुष्ट पर रख दिया था। हैशम के इस तरह हौसला अफजा अंदाज पर आयशा ने थोड़ी हिम्मत बांधी और फिर वो भी हामी भरकर आयशा एतजाज़ खान से मिसेस हैशम इस्माइल खान बन गई। इस शादी ने उसको बेमौत मरने से बचा लिया था। वो बदनामी किया था, गहराइयों में गिरने से बच गई थी और इस सब के लिए वो अल्लाह के बाद अपने बराबर बैठे उस शख्स की सबसे बड़ी शुक्रगुजार थी जिसने उसे एक नई ज़िंदगी दी थी। तबीयत ख़राब होने की वजह से वो आज काफ़ी दिनों बाद यूनिवर्सिटी आई थी और अब दूसरे स्टूडेंट से नोट्स लेकर कॉपी करवाने में मसरूफ़ थी जब ईशल यज़दानी उसके सर पर आ धमकी थी। आयशा सुनो, मैं क्या सोच रही हूँ भला? उसने आयशा गुल की जानिब देखते हुए कहा। हाँ कहो, वैसे क्या तुम्हारे पास सोचने के लिए दिमाग भी है? आयशा ने अपनी आंखों में मसनूई हैरत समोते हुए कहा, जबकि चेहरे पर शरारत वाज़े थी। क्या आयशा, तुम भी ना? अच्छा सुनो तो, मैं क्या सोच रही थी कि चलो ना पास में जो न्यू रेस्टोरेंट खुला है वहाँ से पिज़्ज़ा खा कर आते हैं। ईशल ने मज़े लेते हुए कहा। नहीं, हरगिज़ नहीं, पागल हो गई हो क्या? चचा जान मुझे घर से निकाल देंगे अगर उन्हें पता चल गया। आज वैसे भी बहुत काम है। आयशा ने उसे वाज़े तौर पर मना कर दिया था, लेकिन सामने भी तो पक्की खिलाड़ी थी। उसे हर चाल चलना आती थी, सो वो अपना जाल फेंक चुकी थी। बस अब शिकार को फंसाना था। मना मत करो ना यार आयशा, पास में तो है, आ जाएंगे ना जल्दी, चलो ना प्लीज़। आयशा ने उसके इनकार को खातिर में न लाते हुए मज़ीद दबाव डाला। अच्छा ठीक है, लेकिन हम जल्दी से वापस आ जाएंगे, आयशा ने हामी भरते हुए कहा। चादर ओढ़कर वो उसके हमराह चल पड़ी। अभी वो मेन रोड पर ही थी कि आयशा को अजीब सा एहसास हुआ। उसने मुड़कर पीछे देखा तो उसे अपने पांव तले से ज़मीन निकलती महसूस हुई। तभी उसने ज़ोर से ईशल का हाथ थामा। क्या हुआ आयशा, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही हो? ईशल ने उसकी घबराहट फील करते हुए कहा। वो ईशल, वो आदमी हमारा पीछा कर रहा है, आयशा ने हकलाते हुए कहा। डर की वजह से उसे बोला भी नहीं जा रहा था। आंसू आंखों से मुसलसल बह रहे थे। ईशल ने एक नज़र मुड़कर उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो हमारी तरफ देख भी नहीं रहा। तुम कभी बाहर नहीं निकलती ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। ईशल ने उसे टालते हुए कहा। नहीं यार, ऐसा नहीं है, चलो वापस चलते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, आयशा ने खुद पर काबू पाते हुए कहा, लेकिन कोई एहसास था जो उसे कुछ गलत होने का पता दे रहा था। ईशल ने एक नज़र रुक कर आयशा की तरफ देखा और चुपचाप फिर चलने लगी। क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? आयशा ने ईशल को चुपचाप आगे बढ़ते देख कर पूछा। आयशा, कहीं तुम्हारे चचा की किसी के साथ दुश्मनी तो नहीं चल रही ना? आई मीन खानदानी दुश्मनी वगैरह? ईशल ने उसे शक होते देख नया पत्ता फेंका। चूंकि अगर उसे शक हो जाता तो सब किए कराए पर पानी फिर जाना था। ईशल को कहाँ ये मंजूर था? क्या मतलब? आयशा ने उसकी तरफ नासमझी से देखकर सवाल किया।
कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। ईशल ने बात को टालना चाहा था, लेकिन वो जानती थी कि आयशा की सोचों का रुख वो मोड़ चुकी है। हमारी तो किसी से कोई खानदानी दुश्मनी नहीं है, और ना ही मुझे ये पता है कि ये कौन है। आयशा इतना तो जान चुकी थी कि वो आदमी उसी के पीछे आ रहा है। खौफ ने उसे चारों तरफ से लपेट में ले लिया था, जबकि ईशल बिल्कुल नॉर्मल थी, बेखौफ। और इसी बात पर आयशा ठिठकी थी। अब उसे एहसास हो रहा था कि यूनिवर्सिटी से निकलकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। ईशल, चलो ना यार, यूनिवर्सिटी वापस चलते हैं, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, आयशा ने बेचारगी से कहा। जितनी वो सादा लू और रास्तों से अनजान थी, इससे ज़्यादा मजीद कर भी क्या सकती थी। क्या यार, वो देखो सामने ही तो रेस्टोरेंट है, पहुंच जाएंगे अभी। अब इधर आ ही गए हैं तो पिज़्ज़ा खाकर चलते हैं। ईशल उसका हाथ थामकर जल्दी जल्दी चलने लगी। एक बार फिर उसने मुड़कर पीछे देखा, लेकिन अब वो आदमी पीछे नहीं था। ये देखकर उसे कुछ हौसला हुआ। रेस्टोरेंट में दाखिल होकर आयशा ने अपनी कब से रुकी सांस बहाल की थी। ईशल ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। वो तो बस गायब दमागी से इधर उधर देखकर यही सोच रही थी कि न जाने वो कौन था और वो उनका पीछा क्यों कर रहा था। मुझे आज ही जाकर चचा जान को सब बताना पड़ेगा, वो खुद ही निमट लेंगे इस बंदे से। हाँ, यही ठीक है। वो गुमसुम सी बैठी बहुत सी बातें सोच रही थी कि ईशल ने उसे कंधों से पकड़कर झिंझोड़ा। कहाँ गुम हो गई आयशा? पिज़्ज़ा आ गया है, चलो खाओ जल्दी, हमें वापस भी जाना है यूनिवर्सिटी। ईशल ने उसके सामने पड़े पिज़्ज़े की तरफ इशारा करते कहा। हाँ हाँ, कहीं नहीं, चलो जल्दी से खाते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। इतना कहकर आयशा ने पिज़्ज़ा खाना शुरू कर दिया और 5 मिनट से भी पहले पिज़्ज़ा ख़त्म कर चुकी थी। मजबूरन ईशल को भी जल्दी जल्दी खाना पड़ा। चलो चलें, आयशा ने उठते हुए कहा। हाँ चलो। इतना कहकर ईशल यजदानी भी उठ खड़ी हुई और फिर दोनों रेस्टोरेंट के बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ी। परेशान ना हो, कुछ नहीं होगा, बस अब हम 10 मिनट में यूनिवर्सिटी पहुंच जाएंगे। ईशल ने मकरूह हंसी चेहरे पर सजाए खामोशी से चलती आयशा से कहा। इससे पहले कि वो कुछ कहती, ईशल एकदम रुकी थी। हाय आयशा, चेंज लेना तो भूल गई मैं। ईशल ने हाथ में पकड़े पर्स की तरफ देखकर माथे पर हाथ मारते कहा। ओ नो, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? अब फिर से वापस जाना पड़ेगा, और अगर चचा जान का ड्राइवर आ गया तो? आयशा ने गुस्से से कहा। अब उसे ईशल पर गुस्सा आ रहा था। सो सॉरी यार, बस 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 पास में ही तो है, तुम रुको, मैं बस 1 मिनट में आई। इससे पहले कि वो उसे रोकती, ईशल जल्दी से आगे बढ़ गई थी। आयशा वहीं रोड पर खड़ी उसे दूर जाता देखती रह गई। तभी उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। अचानक मुड़कर उसने पीछे देखा तो वही आदमी उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। आयशा अचानक बिदक कर पीछे हुई। कौन हो तुम? कौन हो तुम? आयशा ने घबराए हुए बमुश्किल कहा। उसे अपना जिस्म सुन्न होता महसूस हो रहा था। ये भी पता चल जाएगा, इतनी भी क्या जल्दी है? ये कहकर उस आदमी ने उसको बाजू से पकड़कर पास खड़ी गाड़ी की तरफ घसीटा। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कौन हो तुम? कौन हो तुम लोग और मुझे कहाँ ले जा रहे हो? वो गुस्से से चिल्ला रही थी, मगर सामने वाले आदमी के पास रिवॉल्वर देखकर उसकी जुबान तालू से जा चिपकी थी। ए लड़की, चुप हो जा, वरना अभी के अभी ये सारी की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतार दूंगा। उस आदमी ने रिवॉल्वर उसकी कनपटी पर रखते हुए गुस्से से कहा, और फिर उसने आयशा को धक्का देकर गाड़ी के अंदर धकेला। और तभी उसने अपने बाजू पर हल्की सी चुभन महसूस की, और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसे अपना दिमाग सुन्न होता महसूस हुआ। कुछ ही देर में वो दुनिया और माफिया से बेगाना हो चुकी थी, लेकिन बेहोश होने से पहले जो आखिरी चीज़ उसने देखी थी वो था उस लड़की का चेहरा जो गाड़ी में बैठी जल्दी जल्दी उसके हाथ बांध रही थी। न जाने क्यों उसे वो चेहरा मानूस सा लगा। आह उफ, या अल्लाह, मेरा सर! आयशा दर्द से कराह रही थी। उसने ज़रा सी आंख खोलकर अपने इर्द गिर्द देखा तो उसे घुप अंधेरा दिखाई दिया। आयशा ने खड़ा होना चाहा तो उसे महसूस हुआ कि उसके पांव बंधे हुए हैं। आराम से बैठी रहो। एक गरजदार आवाज़ के साथ एक तेज़ रोशनी आयशा के चेहरे पर पड़ी। उस पूरे कमरे में सिवाय आयशा के और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। यह अंधेरा उसे खौफजदा कर रहा था। आयशा ने डरते डरते पूछा, कौन हो तुम लोग और क्यों लाए हो मुझे यहाँ? श्श, बिल्कुल चुप, एक लफ्ज़ और नहीं। वो औरत आहिस्ता से आयशा के करीब आई और उसके लबों पर उंगली रखी थी। वो औरत उस वक्त आयशा पर तारी खौफ महसूस कर सकती थी। आयशा पूरी तरह ठंडी पड़ चुकी थी। घुप अंधेरा होने की वजह से आयशा उस औरत का चेहरा नहीं देख पा रही थी। ऐ लड़की, मेरी बात सुन और पूरे ध्यान से सुन। वो औरत उसके चेहरे को सख्ती से पकड़े बोली, ये जहाँ तू इस वक्त मौजूद है ना, ये इस शहर का सबसे बड़ा अकूबत खाना है। ये जगह जहाँ तू इस वक्त मौजूद है, ये इस शहर का सबसे बड़ा अकूबत खाना है।
उस औरत ने उसके सर पर बॉम्ब फोड़ा था। उसे लगा कि हर शायद थम चुकी है। अपना सर उसे चकराता महसूस हो रहा था। नहीं नहीं नहीं, क्या कह रही हो तुम? ये ऐसा नहीं हो सकता, तुम झूठ बोल रही हो। आयशा को सातों आसमान उस वक्त सर पर गिरते महसूस हुए थे। पर ऐसा हो चुका है माय डार्लिंग। बस अब तुम तैयारी पकड़ो और ये रोना धोना बंद करो। बहुत जल्द तुम्हारा भी बंदोबस्त कर दूंगी। उस औरत ने मकरू हंसी हंसते हुए कहा। इतना कहकर उसने झटके से उसका मुंह छोड़ा और फिर दरवाज़ा बंद करती कमरे से निकल गई। दरवाज़ा मुकफ्फल हो चुका था। सीढ़ियाँ उतरते उस औरत को आयशा की चीखें और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ें साफ सुनाई दे रही थी। उस वक्त शहर के पोश तरीन इलाके में पूरी शान से खड़ी उस महफिल नुमा सफ़ेद हवेली की शानो शौकत देखने से ताल्लुक़ रखती थी। उस हवेली की यंग जनरेशन में ये पहली शादी थी, इसीलिए हवेली के आज शाही हॉल की चमक दमक आंखों को खीरा कर रही थी। हॉल में मौजूद सभी मेहमानों के चेहरे खुशी से जगमगा रहे थे। मौलवी साहब निकाह पढ़ा चुके थे और वहाँ मौजूद सारे मेहमान एक के बाद एक हैशम खान को मुबारकबाद देने स्टेज पर चले आ रहे थे। उन्हीं मेहमानों के साथ हैशम से छोटा हाजिम भी एक बड़ा सा गिफ्ट बॉक्स लिए झिझकता हुआ स्टेज पर आया था। उसके हाथ में थमा गिफ्ट एक खूबसूरत से गिफ्ट पेपर से रैप्ड था। वो धीरे धीरे चलता स्टेज पर मुस्कुराकर सबसे मुबारकबाद वसूल करते हैशम की तरफ बढ़ा। तभी उसका फ़ोन बजा। रूही की कॉल थी जो उसे अभी गिफ्ट देने से रोक रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि बड़े भाई को वो तीनों एक साथ मिलकर गिफ्ट दें। तभी हाजिम पीछे की तरफ जाकर रूही और ज़ायान का इंतज़ार करने लगा और कुछ ही देर में वो उसकी नज़र के सामने से भाग कर आती रूही और ज़ायान पर पड़ी। दोनों जल्दी जल्दी स्टेज पर आए और अब तीनों बहन भाई हाजिम के साथ हैशम की तरफ बढ़े। कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई, बहुत बहुत मुबारक हो आपको शादी। आप दोनों की जोड़ी माशाल्लाह चांद सूरज जैसी लग रही है। अल्लाह आप दोनों को नजर बद से बचाए रखे। रूही ने भाई को गिफ्ट देते हुए मुस्कुरा कर कहा। हैशम ने बेसाख्ता अपनी बेटी जैसी बहन को खुद से लगाया था। हाजिम और ज़ायान भी बहन के साथ साथ हैशम को गिफ्ट देकर मुबारकबाद दे चुके थे। थैंक यू मेरी जान, बट इसकी क्या ज़रूरत थी? हमारे लिए बस आप लोगों की दुआएं ही काफ़ी थी। हैशम ने तीनों के गिफ्ट थामते हुए कहा और अपने साइड में खड़े मुलाजिम को गिफ्ट थमाकर बहन भाइयों को मोहब्बत पाश नज़रों से देखने लगा। वो चाहे कितना ही अक्खड़ और रूट टाइप बंदा था, मगर सच ये था कि वो तीनों बहन भाई उसकी जान थे। वो उन तीनों से बेतहाशा मोहब्बत करता था। उन तीनों के लिए ही तो ना चाहते हुए भी वो आज इस मकाम तक पहुंचा था। सोचों ने एक साथ उस पर जैसे ही हमला किया, तभी सर झटकते वो बाकी सब की तरफ मुतवज्जो हुआ और तभी उसकी नज़र स्टेज से नीचे एक तरफ खड़े ज़रियाब खान पर पड़ी थी। आज जहां उस शाही हॉल में सबके चेहरों पर खुशी रक्सा थी, हर कोई शादा और फरहा था, वहीं स्टेज से नीचे खड़े ज़रियाब खान का चेहरा गुस्से की शिद्दत से बिगड़ा हुआ था। क्या कुछ नहीं था उन आंखों में? गुस्सा, हसद, जलन, नफरत। हैशम को उसे इस तरह देखकर न जाने क्यों एक कमीनी सी खुशी महसूस हुई। रूही, आयशा गुल को ऊपर हमारे कमरे में ले जाइए और इन्हें खाना वगैरह याद से खिला दीजिएगा। हैशम खान रूही से मुखातिब हुआ जो आयशा से बातें करने में मसरूफ़ थी। हैशम रूही से मुखातिब हुआ जो आयशा से बातें करने में मसरूफ़ थी। जी भाई, रूही ने फ़ौरन उसके हुक्म पर अमल किया था। चलिए भाभी। रूही उसका लहंगा पकड़ती, उसको चलने में मदद देती, आयशा को साथ लेकर स्टेज से उतर गई। खाना लग चुका था। धीरे धीरे सारे मेहमान खाने से फारिग होकर हॉल के बैरूनी दरवाजे की जानिब बढ़ रहे थे। तभी हैशम सहज सहज कदम उठाता स्टेज से नीचे उतरा। उसे अपने पास आता देख ज़रियाब खान बाहरी दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। अरे अरे अरे, ऐसे ही जा रहे हैं? मुबारकबाद तो देते जाएं ज़रियाब खान। हैशम लबों पर फातिहाना मुस्कुराहट सजाए बोला। वो ज़रियाब खान को इस हालत में देखकर खासा महजूज हुआ था, मगर ज़रियाब खान ने अपने अंदरूनी तासुरात छुपाते हुए कमाल होशियारी से चेहरे पर तंजिया मुस्कुराहट सजाई थी। कैसी मुबारक हैशम इस्माइल खान, उल्टा मुझे तो आज दुख हो रहा है तुम्हारे लिए। अफसोस, सद अफसोस। हाँ, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? इसे कहते हैं मुकद्दर का खेल। उफ, बेचारा हैशम इस्माइल खान। ज़रियाब खान ने मायनी खेज हंसी हंसते हुए जहर उगला। उनके अंदाज पर मुस्कुराते हुए हैशम के लब अचानक सिमटे। तुम कहना क्या चाह रहे हो ज़रियाब खान? हैशम खान ने ज़रियाब खान को देखकर गुस्से से पूछा। ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन आज जिस लड़की से शादी करके तुम आला ज़र्फ़ी का आला तरीन मुज़ाहिरा कर चुके हो ना, असल में वो लड़की तुम्हारे काबिल थी ही नहीं, क्योंकि बचपन से इस लड़की के दिल में मेरे बेटे आदिल की मोहब्बत और चाहत बसी है। अफसोस हैशम खान, अफसोस।
تمہارے حصے میں ایک ایسی لڑکی آئی ہے جو سالوں سے کسی اور کو اپنے دل میں بسائے ہوئے ہے، مگر سوچو وہ لڑکی جو اپنی بچپن کی محبت کے ساتھ مخلص نہیں ہوئی تو تمہارے ساتھ کیسے مخلص ہوگی؟ کل کو اگر وہ عادل کی طرح تمہیں بھی چھوڑ کر کسی اور کے پاس چلی گئی تو کیا کرو گے تم؟ زریاب خان نے زوردار قہقہہ لگایا تھا اور اس کی یہ ہنسی ہیشم کے تن بدن میں آگ لگانے کو کافی تھی۔ ان کی باتیں سن کر اس کا ازلی غصہ اودھ آیا تھا۔ خاموش زریاب خان، خاموش! اگر ایک بھی لفظ اور تم نے اپنی اس غلیظ زبان سے نکالا تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا، ہیشم خان نے گرجتے ہوئے کہا، مگر زریاب ذرا بھی اس کی دھاڑ سے خائف نہیں ہوئے۔ اف، یہ غصہ اور یہ جاہ و جلال! سردار ہیشم اسماعیل خان، مجھ پر چیخ چلا کر تم سچ کو نہیں دبا سکتے، لیکن مجھے آج تمہاری بے بسی پر بہت ہنسی آ رہی ہے اور حیرت ہو رہی ہے اس بات پر کہ اب کہاں گئی تمہاری غیرت، کیونکہ آج تمہاری غیرت زندہ ہوتی تو کبھی تم ایسی لڑکی سے شادی نہ کرتے جو ایک ہفتہ گھر سے باہر گزار کر آئی ہے، نہ جانے کس کس کے ساتھ گل چھڑے اڑا کر آئی ہوگی یہ پورے ہفتے میں۔ زریاب خان نے عائشہ کے خلاف زہر اگلنا شروع کر دیا تھا، جبکہ ہیشم خان اب ضبط کی آخری حدوں پر تھا۔ شدت ضبط سے اس کا چہرہ لال ہو چکا تھا۔ زریاب خان، تم شاید بھول رہے ہو کہ وہ لڑکی جس کے بارے میں تم اتنے گھٹیا الفاظ اپنی غلیظ زبان سے نکال رہے ہو اب ہماری بیوی بن چکی ہے، ہیشم اسماعیل خان کی بیوی، اور اگر کوئی ہماری عزت پر انگلی اٹھائے گا نا تو ہم اس کا ہاتھ توڑ کر رکھ دیں گے اور نہ ہی تمہاری بکواس برداشت کریں گے۔ آج تو ہمارے سامنے اپنی اس غلیظ زبان سے عائشہ گل کے لیے زہر اگل چکے، مگر آئندہ ایسا کچھ ہوا تو اس زبان کو کاٹنے کے علاوہ تمہارے ہاتھ پیروں کو بھی توڑ کر تم سے سڑکوں پر بھیک منگوانے کا کام کروائیں گے۔ اسی لیے اپنی اس بے لگام زبان کا استعمال کم سے کم کرنا عائشہ گل کے خلاف، کیونکہ تم ہیشم اسماعیل خان کے نام سے تو اچھی طرح واقف ہی ہو۔ ہیشم خان نے سرد لہجے میں کہا تھا، کیونکہ عائشہ گل اب اس کی عزت بن چکی تھی اور اپنی عزت کی حفاظت کرنا ہیشم اسماعیل خان بہت اچھے سے جانتا تھا۔ ہیشم خان، یہ جس عزت کی بات تم کر رہے ہو نا، اسی عزت کے منہ پر اگر اس لڑکی نے زوردار تماچا نہ مارا نا تو میرا نام بدل دینا۔ ویسے بہت بہت مبارک ہو تمہیں یہ دھوکے کی شادی، ہیشم اسماعیل خان۔ بس اب ذرا سنبھال کر رکھنا اپنی عزت اور اس منحوس کو، کہیں پھر نہ بھاگ جائے۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ بولتے ہوئے زریاب خان آگے بڑھ چکے تھے، کیونکہ اب ہیشم اسماعیل خان سے کچھ بعید نہ تھا کہ وہ واقعی اس کی ہڈیاں توڑوا کر بھیک منگوانے کا کام نہ شروع کروا دیتا اس سے۔